जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे इकोनॉमिक्स का सीरीज का छठा वीडियो है और आज का टॉपिक है आर्थिक दर्शन भाग 3, जिसके अंतर्गत हम लोग साम्यवाद का अध्ययन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे विश्व इतिहास के सीरीज का 11वां भाग है और आर्थिक दर्शन का तीसरा भाग है। आर्थिक दर्शन के पहले भाग में हम लोगों ने पूंजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद का अध्ययन किया था। एक छोटी सी झलक ली थी, एक छोटा सा ग्लांस लिया था। आर्थिक दर्शन के दूसरे भाग में हम लोगों ने डिटेल में पूंजीवाद के संबंध में अध्ययन किया था और देखा था कि पूंजीवाद की जड़ें कहाँ थी, उसके बीज कहाँ छुपे हुए थे, तथा इसके साथ साथ पूंजीवाद की चारित्रिक विशेषताओं एवं उसके आलोचनाओं का अध्ययन किया था। आज हम लोग यानी कि आर्थिक दर्शन के तीसरे भाग में एक इंडिपेंडेंट रूप में साम्यवाद, जो कि इंग्लिश में कम्युनिज्म, तथा समाजवाद, सोशलिज्म का अध्ययन करेंगे। तो साम्यवाद जो है पूंजीवाद के विरोध में आया हुआ एक दर्शन है। सन 1848 में कार्ल मार्क्स तथा उनके मित्र फ्रेडरिक एंजल के द्वारा एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो घोषित की गई थी, जहां पर समाजवाद की चर्चा की गई है। जो समाजवाद के जो चरम परिणति है वही साम्यवाद के रूप में हमें दिखाई देगा। तो आइए थोड़ा सा साम्यवाद के संबंध में अध्ययन करते हैं। साम्यवाद में साम्य है, साम्य मतलब सम, मतलब एक समान। कम्युनिज्म से एक शब्द आता है कम्यून। इन तीनों शब्दों को हम बारी बारी से समझते हैं। यानी कि साम्यवाद का अगर मूलतः अर्थ निकाले तो मतलब सभी समान है। किस रूप में? रंग रूप में या शारीरिक रूप में या स्टेटस रूप में। तो यहाँ पर जो समानता हमें दिखाई देगी वो आर्थिक समानता के रूप में हमें मांग करता है कि साम्यवाद आर्थिक समानता के रूप में सभी समान हो, आर्थिक रूप से सभी व्यक्ति को समान बना दिया जाए, यही साम्यवाद का लक्षण है। तो इसी में एक शब्द आता है कम्यून। कम्यून यह एक प्राचीन व्यवस्था है। जब हम लोग कबीले युग में, आदिम युग में प्रवेश करेंगे तो आदिम युग में कबीले युग हुआ करते थे। कबीलों का एक सरदार हुआ करता था। जितनी भी संपत्ति होती थी कबीले की होती थी, यानी कि सभी के सभी सामूहिक जीवन जीते थे। इसे ही कम्यून लाइफ, इसी से बना है कम्युनिटी, जिसे समुदाय कहा गया। तो जैसे आप लोग आज देखेंगे कि कम्युनिटी हॉल होती है, जहाँ पर सभी के लिए एक समान जगह, एक जैसी फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाती है। तो एक तरह से सामुदायिक जीवन है, ये जो आदिम युग से चलता हुआ आ रहा। तो यहाँ कम्यून का मतलब यही होता है कि सामुदायिक जीवन, ठीक है। एक समान मतलब सभी समान हो। किस रूप में? आर्थिक रूप में सभी समान हो, यानी कि अर्थव्यवस्था का ऐसा स्वरूप जो सबके लिए समान हो। साम्यवाद आर्थिक दृष्टि से ना तो कोई गरीब हो, ना अमीर हो, ना शोषक हो, ना शोषित हो, ना ही पूंजीपति हो। पूंजीवाद में हमने देखा था कि जो पूंजीपति थे वो शोषक का रूप होते थे, जो मजदूर होते थे शोषित का रूप होते थे। तो जो साम्यवाद है यहाँ पर आर्थिक दृष्टि से सभी समान होंगे, तो ना कोई गरीब होगा, ना अमीर होगा, ना शोषक होगा, ना शोषित होगा, ना पूंजीपति होगा, ना उद्योगपति होगा, ना मजदूर होंगे। साम्यवाद मूलतः पूंजीवाद के विरोध में आया हुआ दर्शन है, उसके पूंजीवाद के प्रतिक्रिया में आया हुआ दर्शन है। दो लोग हैं, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र, जिसे द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहते हैं, वो जारी किया। इस घोषणा पत्र में जिस समाजवादी समाज की बात कही गई है उसी की जो चरम परिणति है, उसका जो फाइनल रूप है वही कहलाता है साम्यवाद, ठीक है। ये रहा अपना साम्यवाद। कार्ल मार्क्स ने अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बताया था कि समाजवाद एक शब्द आएगा, समाजवाद एक स्थिति आएगी और समाजवाद के चरम स्थिति ही साम्यवाद कहलाती है। यानी कि साम्यवाद के स्थापना से पूर्व साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना होगी, समाजवादी व्यवस्था की स्थापना होगी, ठीक है। समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हुई। कार्ल मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। कार्ल मार्क्स निजी संपत्ति को बहुत बड़ी बुराई मानते थे, क्योंकि पूंजीवाद में जो संपत्ति थी, निजी संपत्ति का अस्तित्व होता है। इन बुराइयों को खत्म करना है तो जड़ों पर चोट कीजिए, यानी कि जड़ का मतलब निजी संपत्ति को समाप्त कीजिए। निजी संपत्ति को खत्म होने के बाद पूंजीवादी व्यवस्था से संबंधित जितनी ही बुराइयाँ है वो स्वतः खत्म हो जाएगी। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स निजी संपत्ति के घोर विरोधी थे। संपत्ति जो होती थी समाज और अर्थव्यवस्था का ईंधन होता है, इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। अगर संपत्ति अगर निजी व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो समाज और अर्थव्यवस्था कुछ ही लोग चला पाएंगे, कुछ ही लोग उसका संचालन करेंगे, बाकी लोग शोषित होते रहेंगे,
ठीक है। संपत्ति पर व्यक्ति के बजाय समाज का अधिकार होना चाहिए। इनका मानना था कि संपत्ति पर व्यक्ति के बजाय समाज का अधिकार होना चाहिए, समूह का अधिकार होना चाहिए, राज्य का अधिकार होना चाहिए। यानी कि शोषित वर्ग जो भी है, शोषक वर्ग मतलब पूंजीपति वर्ग, शोषित वर्ग मतलब मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, ठीक है, प्रोलेटेरियन वर्ग, ये सब जितने भी होते हैं सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इन पर संपत्ति पर सर्वहारा वर्ग का अधिकार हो, जिसका शोषण हो रहा है। ये कार्ल मार्क्स चाहते थे कि जो सर्वहारा वर्ग हो, सर्वहारा वर्ग के पास संपत्ति का अधिकार हो। इन्होंने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स ने नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के हथकड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सारा विश्व है। हारोगे तो गुलामी और जीत गए तो पूरी दुनिया को जीत लोगे, ऐसा उन्होंने नारा दिया था। राज्य पर मजदूरों, वर्क्स एंड प्रोलेटेरियन का अधिकार हो जाएगा। प्रोलेटेरियन माने कि जो मजदूर वर्ग हैं, राज्य पर मजदूरों का अधिकार हो जाएगा, तो मजदूरों पर जो शोषण हो रहा था वो खत्म हो जाएगा और अपने ढंग से ये लोग रहेंगे। ठीक है, तो यही इंग्लिश में और इसको ट्रांसलेट करें तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रोड्यूस्ड बाई द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो presented by Karl Marx and Friedrich Engels in 1848। ये कहते हैं कि इसमें क्या द प्रोलेटेरियन हैविंग नथिंग टू लूज बट देयर चेंस, दे हैव ए वर्ल्ड विन, प्रोलेटेरियन ऑफ ऑल कंट्रीज यूनाइट। तो इसी का हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, साम्यवाद के लक्षण को देखें तो यह क्रांति की बात करता है। जो साम्यवाद है वो क्रांति की बात करता है। जिनका राज्य संपत्ति पर अधिकार है वे यूं ही नहीं देंगे, मतलब जिनका राज्य और संपत्ति पर जो भी अधिकार है, माने कि जो शोषक वर्ग है उनका राज्य और संपत्ति पर अधिकार है, वो यूं ही लोगों को संपत्ति नहीं देंगे। उनके लिए उसके लिए क्रांति करनी होगी, हिंसा करनी होगी। ये जो साम्यवाद है वो क्रांति की बात करता है। संपत्ति को अधिग्रहित करने के लिए क्रांति करनी होगी। इसके लिए साम्यवादी व्यवस्था को हिंसा से कोई परहेज नहीं है, अराजकता से कोई परहेज नहीं है, बशर्ते कि साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना हो। जिन देशों में साम्यवादी व्यवस्था लागू की गई वहाँ हिंसा का सहारा लिया गया अपने विरोधियों को नष्ट करने के लिए, एक दल की स्थापना के लिए। इसे सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कहा गया और यही बहुत बड़ा कारण रहा साम्यवादी व्यवस्था लंबे समय तक टिक नहीं पाई। एक दलीय शासन एवं तानाशाही के वजह से अपनी बुराइयां उत्पन्न हुई। ये जो एक दलीय शासन, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट और तानाशाही डिक्टेटरशिप के कारण अपनी खुद बुराइयां उत्पन्न हुई। इससे भ्रष्टाचार पनपा और वे तानाशाह होते चले गए। यहाँ सब समान होंगे, मतलब साम्यवाद में कहा जाता है कि सभी समान होंगे। ये वर्गहीन समाज की कल्पना करता है, जो आर्थिक वर्ग लोअर, मिडिल और हाई होते हैं वो समाप्त हो जाएंगे और वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। इससे समतामूलक समाज की स्थापना होगी। निजी संपत्ति की समाप्ति होगी। उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य का नियंत्रण होगा। जमीन, उद्योग, कैश, समूह का स्वामित्व होगा, यानी कम्युनिटी का स्वामित्व होगा, ऑनरशिप होगा। साम्यवादी सरकार की स्थापना के फलस्वरूप धन के जितने प्रतिमान हैं, आर्थिक वर्चस्व है, उसे समाप्त कर दिया जाएगा। साम्यवादी सरकार आने के बाद सारे प्रतिमान खत्म कर दिए जाएंगे, यानी कि ज़मीन का वितरण कर दिया जाएगा किसानों में। कोई ज़मींदार नहीं होगा। ज़मीन को बड़े बड़े फार्म हाउस में तब्दील कर दिए जाएंगे। महल वापस ले लिए जाएंगे। ज़मीन में सहकारी खेती, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर की बढ़ावा दी जाएगी, शुरुआत की जाएगी। रसिया में तो चर्च और धार्मिक संस्थान थे, उनकी संपत्ति को जब्त करके स्कूल और अस्पताल बनाए जाने लगे, अनाथालय बनाए जाने लगे। संपत्ति के जो भी वर्चस्व के साधन होते वे सब के सब राज्य के हो जाएंगे। ठीक है, जो समाज होगा वो बहुत ही न्यायपूर्ण समाज होगा। एकमात्र जाति होगी वो मानव जाति होगी। मनुष्य सभी समान होंगे। सभी मनुष्यों की गरिमा बरकरार रहेगी। श्रम की संस्कृति स्थापित होगी। श्रम जो होगा समान के दृष्टि से देखा जाएगा, जबकि ये जो सामंतवादी समाज होता है श्रम को एक हे दृष्टि से देखा जाता है और जो श्रम करते हैं उनको नीचे नज़र से देखा जाता है। इसलिए यहाँ पर निजी संपत्ति की समाप्ति हो जाएगी, तो जो भी संपत्ति से संबंधित बुराइयाँ हैं वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ये साम्यवाद के प्रमुख लक्षण हैं। साम्यवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था में कार्य को लेकर एक छोटा सा डिवीजन है। थोड़ा सा उस डिवीजन को समझते हैं। साम्यवादी व्यवस्था कहता है कि कार्य करने का सिद्धांत बताता है। दोनों कार्य करने का सिद्धांत बताते हैं और कार्य करने के सिद्धांत के अनुसार ये कहता है प्रत्येक से क्षमता अनुसार प्रत्येक को आवश्यकता के अनुसार काम मिले। यानी कि राज्य
उनकी क्षमता अनुसार काम लिया जाएगा, आपको उतना ही दिया जाएगा जितनी आपकी आवश्यकता है। ये साम्यवादी सरकार बोलती है। लेकिन समाजवादी सरकार बोलती है प्रत्येक से क्षमता अनुसार काम, प्रत्येक को कार्य अनुसार वेतन दिया जाएगा, मतलब आपको उतना ही दिया जाएगा जितना आप काम करेंगे। यही थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर नीड का कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा, ठीक है। आप जितना काम करेंगे उतना आपको दिया जाएगा, यहाँ ज़रूरत आवश्यकता के अनुसार आपको उतना नहीं दिया जाएगा। यही थोड़ा सा अंतर है साम्यवाद और समाजवाद में। समाजवाद की चरम परिणति साम्यवाद है। समाजवाद की जो चरम परिणति होगा, अंतिम अवस्था होगा, वो साम्यवाद कहलाता है। सन 1917 एडी में लेनिन ने कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप पर जमीन पर उतारा और व्यवहारिक रूप प्रदान किया रसिया में और रूस की क्रांति की। कार्ल मार्क्स ने लंदन में अपना सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि साम्यवादी व्यवस्था वहां आएगी जो देश औद्योगिक रूप से आगे बढ़ चुके हों, क्योंकि इन्होंने मजदूरों की बात कही। इनका सपना इस रूप में पूरा नहीं हो पाया। इनको लगा कि औद्योगिकृत देशों में ये क्रांति हो जाएगी, लेकिन इंग्लैंड में ये क्रांति नहीं हुई। व्लादिमीर लेनिन ने मजदूर प्लस किसानों को लिया, और क्योंकि रूस उस समय कृषि प्रधान देश था और 1917 एडी में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित होने के बाद दुनिया के अन्य देशों पर जबरदस्त प्रभाव इसका पड़ा। अन्य देशों में साम्यवादी पार्टियां बनने लगी। भारत में भी आगे चल के हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ेंगे 1925 में भारत में साम्यवादी पार्टियां स्थापित होने लगी थी। लेनिन के पार्टी के नाम था बोल्शेविक दल, जिसे बहुमत की पार्टी के नाम से जाना जाता है। बाद में सत्ता में आने के बाद इसे साम्यवादी पार्टी का नाम रखा, ठीक है। इसके पार्टी के नाम था RSDLP, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। यहाँ देख रही है सोशल मौजूद है। फिर लेनिन ने लियो टॉल्स्टॉय के साथ मिलकर घोषणा पत्र जारी किया। यह दूसरा घोषणा पत्र था। पहला घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स और उसके मित्र फ्रेडरिक एंजल्स ने जारी किया था। यह दूसरा घोषणा पत्र है साम्यवाद के प्रचार प्रसार के लिए। ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में अभी पूंजीवादी व्यवस्था है तथा इसके साथ साथ साम्राज्यवादी व्यवस्था भी है, यानी कि उपनिवेश है। साम्राज्य विस्तार के लिए अपने उपनिवेश बना रखे हैं सभी देशों ने। हमारे यहाँ ठीक है तो साम्यवादी व्यवस्था तो आ गई, लेकिन पूरी दुनिया में अगर साम्यवाद का फैलाव नहीं हुआ तो इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए साम्यवाद के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा की स्थापना की, ताकि आसपास देशों में और पूरे दुनिया में साम्यवाद का प्रचार प्रसार हो और साम्यवाद अस्तित्व में बने रहे। उसके बाद 1949 में चीन की क्रांति होती है माओ से तुंग के नेतृत्व में, जो कि साम्यवादी व्यवस्था, साम्यवादी नज़रिया, साम्यवादी विचारधारा लिए हुए थी। साम्यवादी व्यवस्था के मुख्य विचारकों पर नज़र दौड़ाएं तो ये मार्क्स और एंजल्स हैं। इसके शुरुआती और मुख्य विचारकों में मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स आते हैं। ये नेता और विचारक जो भी मार्क्सवाद के समर्थक रहे, जो आगे चलकर जो नेता और विचारक आए, आगे चलकर जो पैदा हुए, आगे चलकर अपने अपने इनपुट दिए, मतलब अपने अपने हिसाब से मार्क्सवाद को परिभाषित किए, यानी कि अपनी कुछ चीज़ें जोड़ी मार्क्सवाद में और अपना नाम दे दिया। जैसे लेनिन ने अपने तरफ से कुछ मार्क्सवाद में जोड़ा तो लेनिनवाद कह दिया। माओ से तुंग ने अपने हिसाब से कुछ चीज़ें इनपुट जोड़ी तो वो माओवाद कहलाने लगा, लेकिन वो मुख्य केंद्र में अपना मार्क्सवाद ही रहा है। लेनिनवाद ये मूलतः मार्क्सवादी है। इन्होंने मार्क्सवाद में क्या जोड़ा, आइए देखते हैं। ये तो हिंसावादी और अराजकतावादी थे। साम्यवाद का इन्होंने कहा कि निर्यात किया जाना चाहिए, ठीक है। जब तक आसपास के दुनिया में तथा अन्य देशों में साम्यवादी व्यवस्था नहीं आएगी, तब तक अपना जो साम्यवाद है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। मार्क्सवाद को व्यवहारिक रूप देने का पहला श्रेय लेनिन को जाता है। इसने कहा कि लेनिन को जाता है कि जो आप देखेंगे जो लेनिनवाद है इसके केंद्र में पोलित ब्यूरो है। पोलित ब्यूरो का मतलब होता है सेंटर, केंद्र होता है, जो कि तानाशाही को स्वीकार करता है। यानी कि राज्यों से तो बात हो गई, किंतु सारे निर्णय केंद्र लेंगे, पोलित ब्यूरो लेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। 1924 में लेनिन की मृत्यु होगी। उसके बाद जोसेफ स्टालिन आते हैं और अपने ढंग से मार्क्सवाद को प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने कहा, इस जोसेफ स्टालिन ने जितने भी उपनिवेश हैं उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाना चाहिए, गुलाम बनाया नहीं जाना चाहिए और राष्ट्रों की स्वतंत्रता को स्वीकार करना चाहिए। इसी क्रम में भारत भी इसमें आज़ादी के पक्षधर रहे हैं, इसलिए स्टालिन जो है भारत के आज़ादी के पक्षधर रहे हैं। इन्होंने उपनिवेशों को गुलाम नहीं बनाने की
सुझाव दिया। उसके बाद देखेंगे अर्थव्यवस्था का विकास नियोजित ढंग से होना चाहिए। जो 5 ईयर प्लान है, रसिया में जो है 5 ईयर प्लान आया, वो रसिया की पूरी तस्वीर बदल दी और यहीं से हम लोग भी 5 ईयर यानी कि पंचवर्षीय योजना का प्लान यहीं से ग्रहण किया। ये स्टालिन के नज़रिया था, स्टालिन का सोच था। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ साम्यवाद तो आ चुका है, तो हम अपने यहाँ के साम्यवाद को बहुत मजबूत करें। इससे क्या होगा कि जो हमारे जो साम्यवाद मजबूत होगा, सुदृढ़ बनेगा, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लोग सुखी होंगे, राष्ट्र संपन्न होगा। तो इससे क्या होगा कि दूसरे देश आकर्षित होंगे, इस साम्यवाद की ओर धीरे धीरे आकर्षित होने लगेंगे। एक आते हैं माओ जेतुंग यानी माओ से तुंग, चीन में आते हैं। माओ ने लेनिन और मार्क्स के विचारों को एक चीज, माओ से ने लेनिन और मार्क्स के विचारों में एक चीज़ जोड़ा जिसे कहा गया किसानों को इसमें शामिल किया। किसानों के लिए इन्होंने क्रांति लाई और 1949 में चीनी क्रांति आई, जो कि किसानों के माध्यम से किया गया। और इससे क्या हुआ कि पूरे के पूरे एशिया में जितने भी किसान थे उनमें उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। चीन की स्थानीय परंपरा प्लस समस्याओं को मार्क्सवाद से मिलाया है। इन्होंने जो माओ से तुंग थे, चीन की समस्याओं और परंपराओं को अपने नज़रिए से, यानी कि चीन के नज़रिए से प्रस्तुत किया। उसमें मार्क्सवाद में चीन की समस्याएं और परंपराओं को मिलाया और नया रूप दिया मार्क्सवाद का, जिसे माओवाद कहते हैं, और दुनिया के सामने इन्होंने प्रस्तुत किया माओवाद को। मार्क्सवाद को एकदम से व्यवहारिक रूप इसने माओ से तुंग ने बना दिया। जो भारत पे प्रभाव को देखें तो जो लेनिनवाद और माओवाद, जो भारत पर मार्क्सवाद है उसमें लेनिनवाद और माओवाद का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें दिखाई देगा। साम्यवाद के राजनेताओं की बात करें तो इसमें लेनिन, स्टालिन और माओ से तुंग बहुत महत्वपूर्ण राजनेताओं में शामिल होते हैं। लेकिन विचारकों की बात करें तो शुरुआती विचारकों में लेनिन और मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स आते हैं। सन 1991-92 में यूएसएसआर का 15 देशों में विघटन हो गया। अब देखेंगे कि साम्यवाद का पतन कैसे होता है। यूएसएसआर का 15 देशों में विघटन हो गया और साम्यवादी व्यवस्था यहाँ से साबित हुई कि यह असफल रही। ये बात करेंगे जो साम्यवादी व्यवस्था है, सैद्धांतिक रूप से तो बहुत अच्छा लगता है, ये काल्पनिक है, यूटोपियन है, स्वप्न जैसा है, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगेगा। काल्पनिक है, बात करने की दृष्टि से बहुत सुंदर है कि सभी समान है, सभी की गरिमा एक जैसी है, सभी लोगों को एक जैसा अधिकार मिलेगा। बट ये सुनने में अच्छा है, लेकिन वास्तविक ज़िंदगी में व्यवहारिक रूप में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन व्यवहार में लाना इसे बड़ा ही मुश्किल काम है। निजी संपत्ति की अवधारणा खत्म होते ही, अगर निजी संपत्ति की अवधारणा खत्म हो जाती है तो व्यक्ति की आकांक्षा मर जाती है कि मैं कमाऊं किसके लिए, राज्य के लिए कमाऊं। तो उसके अंदर के जो भी इंस्पायरेशन होते हैं, जो भी इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं हैं, वो खत्म होने लगती है। फिर वो योग्यता के अनुसार लोगों के, व्यक्ति के अंदर किसी के पास कम योग्यता है, किसी के पास ज़्यादा योग्यता है, तो वो अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं करता है, यानी कि फिर वो योग्यता के साथ न्याय नहीं होता है। निजी प्रेरणा मार्क्सवादी व्यवस्था में खत्म हो जाती है और राज्य तानाशाही हो जाता है। नागरिकों की स्वतंत्रता खत्म होने लगती है और प्रेस पर जो सेंसरशिप है वो लगा दिए जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि सरकार के खिलाफ आप बोल नहीं सकते। इस वजह से क्या हुआ कि अंदरूनी भागों में जो चाहे मन वो करेगा, यानी कि भ्रष्टाचार पनपने लगता है। यानी कि जहाँ शक्ति होगी, जो शक्ति है कुछ लोगों तक ही सीमित हो जाती है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो जहाँ शक्ति होगी वहाँ भ्रष्टाचार पनपेगा ही पनपेगा। साम्यवादी देशों के विघटन के बाद आर्थिक रूप से ये जो देश थे, साम्यवादी देश थे, वो नीचे नीचे धंसते चले गए, आर्थिक रूप से नीचे धंसते चले गए। जो साम्यवादी देश थे युद्ध और सैन्य दृष्टि से तो आगे बढ़ते चले गए, किंतु आर्थिक दृष्टि से डाउन होते चले गए। वहीं पर इनके समानांतर जो पूंजीवादी राष्ट्र थे वो आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ने लगे। इस वजह से क्या हुआ कि साम्यवादी देश के लोगों में पूंजीवाद के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा और साम्यवाद के प्रति आक्रोश बढ़ने लगा। तानाशाही बढ़ने से क्या होता है कि धर्म और संस्कृति का कोई स्थान नहीं रहता है, क्योंकि जो लोगों के जीने के लिए जो धर्म और संस्कृति है आधार और सांस का काम करती है, लेकिन साम्यवादी व्यवस्था में धर्म और संस्कृति का कोई स्थान नहीं होता है। ये भी कारण रहा है साम्यवाद के पतन के कारणों में से एक प्रमुख रहा है। जो साम्यवादी व्यवस्था थी, हालांकि शुरुआत तो आपने देखा था कि मार्क्स के विचारों से शुरू होती है, किंतु इसकी चरम परिणति या पहला परिणति ये जब व्यवहार के स्तर पर लेनिन उतारते हैं 1917 में और चीन
चीन की क्रांति करते हैं और 1917 रूस की क्रांति करते हैं। 1917 से 1991 के बीच में साम्यवादी व्यवस्था अपने अस्तित्व में रहती है और 84वें वर्ष में आते आते ये चरमरा के टूट जाती है और ख़त्म होने के कगार पर जाती है। जो साम्यवादी व्यवस्था है अपने नीतियों और कुव्यवस्थाओं के कारण मृत्यु को प्राप्त कर लेती है। इसके बाद ये देखेंगे कि ये जो साम्यवादी व्यवस्था अभी जरूर खत्म हो चुकी है, परंतु ये राजनीतिक दर्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। इसे अलग अलग रूपों में पुनर्जीवित करने की बात की जा रही है। तो ये रही अपनी साम्यवादी व्यवस्था। कल हम लोग समाजवाद, सोशलिज्म का अध्ययन करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।